Good evening, students. Our next chapter of Unit Physical World and Measurement. The chapter is Length, Mass and Time Measurement. Length, Mass and Time Measurement में हमने जो पढ़ना है कि जो लेंथ हम मेजर करते हैं उसके दो मेथड होते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है और एक डायरेक्ट मेथड होता है। जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, जैसे कि हमने अर्थ से लेके सन तक की जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है वो इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट होगी, या सन से अर्थ से लेके स्टार तक का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है वो इनडायरेक्ट मेथड से होगा। तो कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। जो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस होता है, ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस जो वेरी करता है 10⁻⁻14 मीटर, दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, टू 10⁻25 मीटर रेडियस ऑफ द यूनिवर्स। जो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस होता है वो वेरी करता है 10⁻⁻14 मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से लेके 10⁻25 मीटर टू द रेडियस ऑफ द यूनिवर्स। डिस्टेंस रेंजिंग फॉर, जिसकी डिस्टेंस रेंज होती है 10⁻5 मीटर से लेकर 10⁻2 मीटर तक, उनको हम डायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। जिस डिस्टेंस की रेंज 10⁻⁻5 मीटर टू 10⁻2 मीटर तक की होती है उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जिसकी रेंज 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻25 मीटर तक की डिस्टेंस होती है उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। द डायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ द डिस्टेंस और लेंथ टू बी मेजर्ड विद द चोजन स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अब जो डायरेक्ट मेथड होता है जिसकी रेंज 10⁻⁻5 मीटर से 10⁻2 मीटर तक होती है, उसके बीच जो इन्वॉल्वमेंट होती है कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस और लेंथ टू बी मेजर्ड विद चोजन स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। जो हम डायरेक्ट मेथड जैसे स्केल यूज़ कर लिया, कोई जो डायरेक्ट मेथड जो भी हैंड से टूल से हम मेजर कर सकते हैं वो डायरेक्ट मेथड से होते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का, इनडायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंस। अगर आपने लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है इनडायरेक्ट मेथड के लिए, सबसे पहला मेथड है इको मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। इको मेथड क्या होता है, रिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है? दिस मेथड में बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए हिल। ये मेथड कहाँ पे यूज़ होता है? ये मेथड यूज़ होता है अगर हमें डिस्टेंस ऑफ द हिल फाइंड आउट करनी है। टू डू सो, उसके लिए हम क्या करेंगे, गन को फायर करेंगे टूवर्ड्स द हिल and the time interval between the instant of firing the gun and instant of hearing the echo of the gun shot is noted। अब इको होती क्या है? इको होता है कि जब हम कोई चीज़ फायर कर रहे हैं, बुलेट गन फायर किया हमने, लेकिन जब हमने गन फायर की टूवर्ड्स द हिल, ठीक है, आवाज़ जो सबसे पहले आती है भी, आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है लेकिन वो हिट करती है पहले, तो उसको हम कहते हैं इको। इको का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ गन हमने फायर की टूवर्ड्स द हिल, जो टाइम इंटरवल होगा जब हमने गन को फायर किया और जब हमें वो आवाज़ सुनाई दी, उस दौरान जो टाइम इंटरवल होगा वो हमने फाइंड आउट कर लेना है। ऑब्वियसली इन दिस टाइम इंटरवल साउंड हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द हिल एंड देन बैक टू द ऑब्जर्वर। अब जो साउंड ट्रैवल हुई है जब हमने गन फायर की, जब साउंड ट्रैवल हो रही है वो पहले ऑब्जर्वर से हिल की तरफ ट्रैवल हुई, फिर हिल से वापस उसको सुनाई दिया, ऑब्जर्वर को आवाज़ सुनाई दी जब वो बुलेट जो है वहाँ पे फायर हुई। v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, s इज़ द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड t इज़ द टोटल टाइम टेकन। तो v मल्टीप्लाई t क्या हो जाएगा, 2s। 2s क्या हो जाएगा, जब ऑब्जर्वर से हिल तक का डिस्टेंस और हिल से ऑब्जर्वर तक का डिस्टेंस, तो 2s आ जाएगा। तो s यहाँ पे क्या आ जाएगा, v मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आता है लेज़र। लेज़र क्या होता है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम।
लेज़र क्या होती है? लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, जहाँ पे रेडिएशन जो है एमिट होती है। जो लेज़र लाइट हम पास करते हैं, मतलब लेज़र लाइट हम पास कर रहे हैं तो रेडिएशन जो है एमिट हो रही है। बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लेज़र बीम, जब हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की जगह जब हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं, इको मेथड इज़ यूज्ड, इको मेथड का यूज़ किया जाता है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ मेजरमेंट करने के लिए। डिस्टेंस ऑफ मून से लेके अर्थ तक का मेजरमेंट करने के लिए जो इको मेथड हम यूज़ करते हैं। टी को लेंगे टाइम टेकन बाय द लेज़र बीम इन गोइंग टू एंड रिटर्निंग फ्रॉम द मून। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज गिवन बाय S इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई T बाई 2। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लेज़र बीम। इको मेथड की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द मैटर शीट। जब आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, या तो वो सीधा पूछेंगे कि इको मेथड यूज़ करो, या तो वो सीधा पूछेंगे लेज़र मेथड यूज़ करो, या तो वो पूछेंगे कि एक ऐसा मेथड आप हमें बताओ, ठीक है, कैसा मेथड एक्सप्लेन करो जिससे हम फाइंड कर सकें थिकनेस ऑफ ए मैटर शीट। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिर्फ यही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। ये जो इको मेथड होता है, ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल जो यूज़ हो रहा है, रडार एंड सोनार मेथड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये दो मेथड यूज़ होते हैं, रडार एंड सोनार मेथड। टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए मैटर शीट अब यूज़ करेंगे। टू फाइंड द मेजर ऑफ थिकनेस डी, हमने ये थिकनेस मेजर करनी है, ये थिकनेस मेजर करनी है। ये हमारे पास एक मैटर शीट है। द प्रोब वेव, a signal is sent from point A on the front surface of the sheet to the back surface. A signal is sent from the point A on the front surface of the sheet to the back surface. सिग्नल यहाँ पे हम ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, ऑन द फ्रंट, और यहाँ पे हमारे पास आएगा बैक सरफेस। यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट किया और यहाँ से वापस आया। द सिग्नल गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ, यहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा बी पॉइंट पे ऑन द फ्रंट सरफेस। टी कितना टाइम इंटरवल हुआ जो सिग्नल आपने पास किया है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो थिकनेस आ जाएगी डी। डी क्या हो जाएगा? C मल्टीप्लाई T बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड सोनार मेथड क्या होता है? इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एंड लोकेट रॉक्स, सबमरीन्स एंड सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अगर हमें पता करना है कि जो रॉक्स हैं वहाँ पे कहाँ पे लोकेट हैं, या सबमरीन्स के बारे उनकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, या जो शिप्स वॉर शिप्स होते हैं जो समंदर के नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, उनकी लोकेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो देन वी यूज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अल्ट्रासोनिक्स, दैट इज अल्ट्रासोनिक्स फ्रॉम ए ट्रांसमीटर आर सेंट थ्रू द ओशन। अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट की जाती है फ्रॉम ए ट्रांसमीटर थ्रू द ओशन, सेंट थ्रू द ओशन में, ठीक है। इफ़ द रॉक और द सब्सटेंस कम्स इन द पाथ, अगर उस अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करने के दौरान उनके रास्ते में अगर कोई रॉक आ जाता है, कोई पाथ आ जाता है, तो वो उस रॉक से टकरा के वो वेव्स जो है वापस आ जाएंगी। हमने चेक करना है कि कितना टाइम इंटरवल होगा कि जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किए हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स थ्रू द ओशन, और कितना टाइम लगा उसको वापस आने में। तो वो टाइम और डिस्टेंस जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? S इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई T बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम जो कर रहे हैं, ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन, 101% है कि पेपर में आता है। प्रिंसिपल ऑफ सोनार, जो प्रिंसिपल है सोनार मेथड का वो हम यूज़ करते हैं नोइंग द फ्लॉज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। भी जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ पे क्रैक्स आए हैं, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए भी हम सोनार मेथड का प्रिंसिपल जो है हम यूज़ करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल विदाउट डैमेजिंग इट। ये हम मैकेनिकल टेस्टिंग अगर किसी मटेरियल की हमने करनी है बिना उस मटेरियल को डैमेज किए,
उसके लिए भी हम सोनार मेथड जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है रडार मेथड। रडार मेथड का फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव्स, पहले हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट की थी, यहाँ पे हम रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करेंगे। रेडियो वेव्स आर सेंट इन स्पेस, इसको हम स्पेस में सेंड करते हैं थ्रू ए ट्रांसमीटर। इन केस एरोप्लेन कम्स इन देयर पाथ, अगर उस रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के दौरान उसके पाथ में कोई एरोप्लेन आ जाता है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे और उसको डिटेक्ट करेंगे बाय द डिटेक्टर। वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने टाइम इंटरवल मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे रेडियो डिटेक्शन में भी, v × t/2। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है ट्रायंगुलर मेथड टू फाइंड द हाइट। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये दो डायग्राम्स है, इन दोनों डायग्राम्स को यूज करके हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स सच एज ए टावर ए बी, ये क्या है हमारे पास ए बी टावर है, मे बी फाउंड बाय द मेजरिंग द एंगल ऑफ द टावर मेक्स एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। ये हमारे पास पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा। इट इज कॉल्ड एलिवेशन। जब हम यहाँ से P से लेके B पॉइंट तक देखते हैं, जब हम यहाँ से B पॉइंट की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब हम B से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर PA इक्वल टू S, तो यहाँ से PA का डिस्टेंस कितना X है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे PAB, वहाँ पे tan थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है PA, AB क्या है H, PA क्या है S, H क्या हो जाएगा X tan थीटा। तो फर्स्ट डायग्राम के थ्रू हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम की आपने सेम पहले जैसी एक्सप्लेन करनी है। PB क्या है? एक एलिवेशन पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है θ1। QB क्या है? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है θ2। तो दो ऑब्जर्वर पॉइंट हो गए हमारे पास PQ, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है X। सबसे पहले tan θ1 लेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस H डिवाइडेड बाय PA, ठीक है। तो PA क्या हो जाएगा H, PA क्या हो जाएगा tan θ1 नीचे आ जाएगा, PA इधर चला जाएगा, तो 1/tan θ क्या होता है? cot θ होता है, तो H cot θ1 आ जाएगा। सेम आप QA फाइंड आउट करोगे तो QA कैसे आएगा? परपेंडिकुलर क्या है आपके पास H, बेस क्या है आपके पास tan θ2 क्या आ जाएगा आपके पास AQ आ जाएगा, ठीक है। तो H QA क्या हो जाएगा H cot θ2। तो आप माइनस करो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ माइनस करो, H cot θ2 माइनस H cot θ1, तो QA माइनस PA आ जाएगा, दैट इज PQ हो जाएगा इक्वल टू X। तो H क्या आ जाएगा? इसमें से H कॉमन ले लेंगे, तो जो ब्रैकेट इनसाइड आएगा cot θ2 माइनस cot θ1 वो नीचे आ जाएगा X के। तो यहाँ से हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मेजर द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अगर हमने इसका साइज फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट मून बी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। मून को हमने माना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, उसका डायमीटर AB क्या है D, इसको हमने मेजर करना है। फॉर दिस पॉइंट E जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो पॉइंट E है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ए टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन द सरफेस। यहाँ पे हमने एक टेलीस्कोप लगाई हुई है जिससे हम उस टेलीस्कोप से इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। एंगल AEB क्या होता है? थीटा। AEB एंगल क्या होता है? थीटा। सस्पेंडेड बाय द टू एंड्स AB एज अ डायमीटर ऑफ द मून एट पॉइंट E ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ द मून एट पॉइंट E ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो थीटा क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ द आर्क अब हमारे पास क्या है? AB, ये हमारे पास होती है लेंथ ऑफ द आर्क, ये होती है लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस मीन्स S, ये हमारे पास रेडियस है। AB क्या होता है? डायमीटर। AB को हम लिखेंगे D, S को लिखेंगे S। D क्या आ जाएगा? S थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट हमने मेथड करना है टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड। अब हमने पैरेलैक्स मेथड के थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमने फाइंड आउट करना है। लेट अस फर्स्ट ऑल नो द मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स होता क्या है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हो, आपने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया फ्रॉम द डिस्टेंस S फ्रॉम अवर टू आइज। आपके पास टू आइज है L एंड R, यहाँ से इस O से लेके L का फर्स्ट आई का डिस्टेंस है S, O से R का सेकंड आई का डिस्टेंस है S।
Suppose the lines joining the object to the left eye and the right eye are to the angle theta. अब जब ये जो लेफ्ट आई है वहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और राइट आई पे जो दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं। जो ये एंगल थीटा है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलक्स एंगल बोलते हैं, पैरालिप्टिक एंगल बोलते हैं। और जिस डिस्टेंस एल आ रहा है उसको इक्वल टू बी, उसको हम बोलते हैं बेसिस। थीटा क्या होता है, लेंथ एल आर डिवाइडेड बाई एस। थीटा क्या होता है, आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क में दोनों आईज के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज एल आर डिवाइडेड बाई एस। एल आर क्या है, बी बाई एस, बी क्या हो जाएगा, एस थीटा। However, in case of astronomical objects such as moon or even a nearby star, in case of an astronomical object such as moon or even nearby star, आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, इवन मून ले सकते हो और स्टार भी ले सकते हो। थीटा विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल, तो अब क्या हो जाएगा, ये थीटा जो रहेगा बहुत एक्सट्रीम स्मॉल एंगल होगा। इट इज़ बिकॉज रीजन डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, इसका जो डिस्टेंस होता है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एंगल जो है वो कम बनेगा। पैरालिप्टिक एंगल भी होगा वो कम बने, स्मॉल बनेगा, उसको मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद E1 एंड E2 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है इसका जो डिस्टेंस E1 हो गया और ये इसका डिस्टेंस अर्थ E2 हो गया, दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, S हो गया। तो थीटा क्या लेंगे, E1 E2, ये जो आर्क होगी लेंथ ऑफ द आर्क E1 E2 बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। E1 बाई E2, E1 E2 क्या है, B बाई S, S क्या है, B बाई थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट बाय अप्लाइंग केपलर्स थर्ड लॉ। अब केपलर्स थर्ड लॉ के थ्रू आपने प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है, ए क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ए क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ए क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ए ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सन, कि जो ऑर्बिट है, जो प्लैनेट है उसकी कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं अराउंड द सन। तो वो केपलर्स थर्ड लॉ से हम फाइंड आउट करेंगे कि जितनी रेवोल्यूशंस होगी उस जितना वो रिवॉल्व करेगा, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट बाय केपलर्स थर्ड लॉ। A1 एंड A2 क्या है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द टू प्लैनेट्स 1 एंड 2। हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं 1 एंड 2, A1 एंड A2 क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। और T1 एंड T2 क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है A1 के लिए A1 क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू A2 क्यूब बाई T2 स्क्वायर, यहाँ पे T1 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट बाय कोपरनिकस मेथड। द डिस्टेंस ऑफ ए inferior planet from the earth or from the sun can be easily found by this method by making assumptions that planetary objects are circular। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन्फेरियर प्लैनेट्स का अर्थ से और मे बी सन से, उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कोपरनिकस मेथड से। कुछ एजम्पशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एजम्पशन ये है कि जो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, सर्कुलर होंगे। सच डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ टू द अर्थ सन और टू द प्लैनेट। ऐसे डिस्टेंस जो है हम इजीली मेजर कर सकते हैं अगर हमें उसका एंगल पता चल जाए, और जैसे ही हमें उसका एंगल पता चलेगा हम उसका डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अर्थ टू द सन और अर्थ टू द प्लैनेट। इस एंगल को हम बोलते हैं प्लैनेट एलोंगेशन। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये हमारे पास एक प्लैनेट है, ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, ये हमारे पास टू सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सेकंड और सर्कुलर ऑर्बिट है। दिस इज द सन, दिस इज द प्लैनेट एंड दिस इज द अर्थ। सन से लेके अर्थ का जो एंगल बन रहा है वो ज़ाइलो बन रहा है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। दिस इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट बिटवीन अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट बिटवीन द सन, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द सन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। साइन ज़ाइलो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है PS, हाइपोटेन्यूज क्या है ES। ठीक है, PS को हम क्या लिखेंगे, दैट इज RPS, और ES को लिखेंगे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
तो साइन ज़ाइलो किसके इक्वल हो जाएगा, आरपीएस के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आपने ट्राइंगल लेनी है, राइट एंगल ट्राइंगल ईपीएस, वहाँ से आपने एक बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस ज़ाइलो निकालना है। बेस आपके पास आरपी है और हाइपोटेन्यूज क्या है 1 AU, तो आरपी क्या हो जाएगा, कोस ज़ाइलो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेडियस जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारे पास थे इनडायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। तो ये हमने जितने भी मेथड किए हैं लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमने जो है फाइंड आउट किए हैं।